आप देख रहे हरियाणा न्यूज नेटवर्क। हमारे संवाददाता शिवचरण के साथ आपको बता दें कि रेवाड़ी में हिंदुओं, खासकर पूर्वांचल से आए हजारों लोगों में लोकप्रिय छठ पूजा को मनाने के लिए शहर में स्थायी छठ पूजा घाट के तुरंत निर्माण की जोरदार मांग उठी है। बड़ी संख्या में स्थानीय पूर्वांचली हिंदुओं ने छठ पूजा के घाट परिसर निर्माण के लिए सीएम पीएम से अफोर्डेबल रेट पर जमीन अलॉट करके सहयोग प्रदान करने का पुरजोर अनुरोध किया है। छठ पूजा सेवा समिति के बुलावे पर स्थानीय कोनसीवास रोड स्थित सूरज गार्डन में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय प्रगतिशील विचारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान लोक सेवा मंच मुख्य वक्ता बनकर पहुंचे। उनके साथ कोर कमेटी के सदस्य एवं राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित दयाराम आर्य व नंदलाल यादव भी मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता छठ पूजा सेवा समिति के अध्यक्ष राजीव कुमार ने की। बैठक में समिति के अध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि सन 1995 से रेवाड़ी व आसपास विभिन्न काम धंधों में लगे पूर्वांचल से आए लोग बड़ी संख्या में स्थायी निवासी बनकर रहते हैं और यहाँ के मतदाता हैं। छठ पूजा का उनके लिए ऐतिहासिक महत्व है। किराए पर जगह लेकर प्रतिवर्ष छठ पूजा के समय उन्हें भारी दिक्कतें और धन बर्बादी होती है। इसलिए छठ पूजा घाट और परिसर के लिए हुडा सेक्टर के विकसित एरिया में अफोर्डेबल दर पर लगभग 2 एकड़ स्थायी जगह अलॉट होना निहायत जरूरी है। उन्होंने जनहित में सक्रिय राष्ट्रीय सामाजिक संगठन लोक सेवा मंच से पूर्वांचल समाज की उक्त ज्वलंत मांग की आवाज सरकार तक पहुंचाने का पुरजोर अनुरोध किया, जिसका उपस्थित पूर्वांचल समाज के सभी लोगों ने जोरदार समर्थन किया। अपने संबोधन में राष्ट्रीय प्रगतिशील विचारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान लोक सेवा मंच ने कहा कि बड़ी संख्या में पूर्वांचल से आए मेहनतकश, प्रतिभावान नागरिक देश प्रदेश की जीडीपी बढ़ाने में अहम योगदान दे रहे हैं। उनके त्योहार, खासकर छठ पूजा आपसी भाईचारे और सामाजिक मेलजोल को बढ़ाने के कारण स्थानीय स्तर पर भी बहुत लोकप्रिय है। उन्होंने कहा कि व्यापक जनहित में सरकार को चाहिए कि नीति बनाकर देश प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं ऐसे कस्बे अथवा गांव जहां पूर्वांचल से आए निवासी छठ पूजा करते हैं, वहां आवश्यकतानुसार जगह अलॉट करके छठ पूजा घाटों के भव्य निर्माण में पूर्ण सहयोग देना चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने मंच की ओर से सीएम पीएम को पत्र लिखने की बात कही। अशोक प्रधान ने कहा कि छठ पूजा के समारोह में वह अन्य स्थानीय लोगों के साथ सन 2018 से प्रतिवर्ष शामिल होते आ रहे हैं। छठ पूजा पूरे समाज में आपसी भाईचारा, एकता और धर्म संस्कृति का संदेश पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम करती है। उन्होंने देश प्रदेश की सरकारों से अनुरोध किया कि पूर्वांचली लोगों की विशाल तादाद को ध्यान में रखते हुए जनहित में व्यवस्थित आयोजन के लिए जिला मुख्यालयों, कस्बों, गांवों में जरूरतानुसार सुसज्जित छठ पूजा घाट परिसर तुरंत निर्मित किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जनहित में समस्याओं का समाधान होने तक मेगा मिशन जनसंपर्क अभियान के तहत लोक सेवा मंच का पूर्ण सहयोग पूर्वांचली समाज के साथ लगातार बना रहेगा। बैठक में संजय मिश्रा, बिमल ठाकुर, धीरेन्द्र कुमार, सरबजीत सिंह, प्रेम रंजन, प्रभाकर, ओम प्रकाश सिंह, वृजानक दुबे, जितेंद्र कुमार, अक्षय कुमार, अजीत कुमार आदि ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पूर्वांचल समाज के लोग उपस्थित थे। के घर आना जाना और छठ पूजा जो इन्होंने शुरू किया है समिति, इसमें थकते नहीं। भाई साहब बोले कि थक जाते, लेकिन मैंने इनको थकते नहीं देखा है। मैं इनको बोलता जरूर हूँ कि आप थक गए हो, थोड़ा सा रेस्ट जरूरी है, लेकिन थकते नहीं है। उसका कारण है कि हम सबका साथ है इनके साथ, और अगर साथ मिल जाए इनको तो हम सबकी आगे बढ़ सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए क्योंकि काफी दिन हो गए पूजा के बाद हम लोग मिले नहीं थे, तो जरूरी था एक बार मिलना। और यही है, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। और आप लोग भी आगे वॉलंटरी आगे आइए और संस्था को आगे बढ़ाइए, क्योंकि गिने चुने 3-4 लोगों के उससे आगे नहीं बढ़ सकता। ये चीज़ है, सबको मिलके करना पड़ेगा। साथ में हमें सुख सर का भी सपोर्ट अभी मिल रहा है कि हम बातों को आगे ले जाएं, अपने घाट के लिए, जगह के लिए विज्ञापन दें। तो इन सब में आप लोगों के सहयोग की जरूरत होगी। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है, चलो ये ग्रुप तो चल रहा है, छठी मैया का पूजा अर्चना हम लोग सब कर रहे हैं, जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अब कम से कम इतना है कि जहां हम रह रहे हैं वहां पे कर तो लेते हैं, सही से गलत से जैसे भी सबका सहयोग होता है, सबके साथ सारा काम हो जाता है। लेकिन जो मेरा मानना है वो ये है कि कम से कम 10-20 आदमी ऐसे हों नवयुवक जो कि खुद से आगे आके और इसमें अपना सहयोग दिया करें। अब बात वही है कि राजीव जी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, हम लोग भी सहयोग करते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि नए लोग आएंगे तो उन लोगों की जो एनर्जी है वो एनर्जी अलग लेवल की होएगी।
उनका सहयोग मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पुराने लोग ठीक है, कंधा लेके खड़े हैं आपके साथ में, आप लोग आइए, जैसे अब अक्षय है, ये लोग 2-4 लोग और हैं, तो ये लोग जैसे साथ रहते हैं तो अच्छा लगता है। तो इसी तरह 10-20 आदमी आ जाए ना तो ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। प्रेम शंकर जी बोले 98 में आया, मैं यहाँ 95 में पहली बार ही आया हूँ। उस समय तो ये था कि मतलब वही बात है, अकेला, ये भी नहीं पता था कि हमारे यहाँ के कोई हैं भी कि नहीं हैं। भाषा अलग, लोग अलग, समाज अलग, सब कुछ अलग। हमें कुछ इन चीज़ों का पता ही नहीं था, क्योंकि ज़िंदगी में कभी सब देखा ही नहीं था। तो यहाँ आने के बाद धीरे धीरे रमते रमते वही बात है, अब आज के दिन में तो ये लगता है कि गांव से ज़्यादा लोग यहाँ पहचानते हैं और गांव से ज़्यादा मन यहाँ लगता है। गांव में 2-4-10 दिन के लिए जाओ तो बस वही है, कोई फंक्शन है, कोई वो है, त्यौहार है, तो उसी में जाके अपना 2-4 दिन करके आ जाओ, बस हो गया। अब यहाँ तो ये है कि एक समाज बन गया है, तो उस समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए नवयुवकों को आगे आके अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिए। राजीव जी को पीछे से सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट दीजिए। सबका धन्यवाद। है तो छठ पूजा का जो त्यौहार है, और मैं हर बार आता हूँ, राजीव जी बुलाते हैं, आता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने उस टाइम भी ये सोचा था कि कितना अच्छा हो कि इसके लिए एक जगह मिल जाए। तो बार बार जो खुदाई करनी पड़ती है, जो खर्चा उठाना पड़ता है, और उस टाइम भागम भाग होती है, किसी समारोह स्थल में उन दिनों कोई बुकिंग हो और वही हमें पसंद हो तो नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो मैं तो तब भी ये बात रखी थी और हमने प्रयास किए, राजीव जी ने खूब इस बात को उठाया, लेकिन क्योंकि सरकारों पे निर्भर करती है ये सब चीज़ें, और ये पॉलिसी मैटर है, मतलब मुख्यमंत्री तक का हस्तक्षेप इसमें होगा तो ये काम हो सकेगा। लेकिन अब हमने ये फैसला किया है कि इस काम को हम शुरू करेंगे आपकी छठ पूजा सेवा समिति के नेतृत्व में, राजीव जी के नेतृत्व में, और हम सब इसके साथ खड़े होंगे। और तब जब तक ये काम नहीं हो जाएगा, हम बारंबार इतनी तेज आवाज़ लगाएंगे कि एक दिन ये इतना पॉपुलर मुद्दा बन जाएगा कि मुख्यमंत्री और यहाँ के जो नेता हैं वो लालच में आ जाएंगे कि भाई ये काम करने में तो हमारे को फ़ायदा है। वो राजनीतिक लोग हैं, वो तभी करते हैं जब उसके पीछे जनमत जुड़ जाता है किसी बात के पीछे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पूर्वांचल से आए हुए समाज के लोग तो इसमें रुचि लें ही लें, और जब अपन इस बात को बार बार करेंगे तो यहाँ के लोकल लोग भी कहेंगे, रे सबको जब चीज़ें मिलती हैं, धर्मशालाओं के लिए जगह उनको मिल रही है, और ये तो अब हमारे यहाँ वोटर भी बन गए और मकान बना के रह रहे हैं, और सबसे हमारे सामाजिक ताल्लुकात हैं। यहाँ के लोकल लोग आपके ब्याह शादी में आते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो सही बात का कौन समर्थन नहीं करेगा। और ये सामाजिक संगठन लोक सेवा मंच इस कमी को पूरी करेगा कि लोकल लोगों को हम ये समझाएंगे कि भाई पूर्वांचल से आए हुए लोग बारंबार अनसेफ जगह पे ये आयोजन करते हैं, अगर इनको भी 2 एकड़ 5 एकड़ सरकार दे दे तो हमारे घर से थोड़ी जा रही है, तो वो जगह मिल जाएगी, तो ये अच्छी बात होगी। तो ये मुहिम स्टार्ट अपन करेंगे, और डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मुख्यमंत्री को सीधे तौर पे भी। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो पुराना अनुभव ये कहता है कि कोई बात अगर जनहित में हो और उसके पीछे न्याय की भावना हो और उसके जो लाभ उठाने वाले लोग हैं वो 90% उस बात को दिल से चाहने लग जाए, तो भगवान से बड़ी कोई ताकत नहीं। भगवान पीछे से खड़े होकर के मुख्यमंत्री में प्रवेश कर जाते हैं और उनके अफसर कहते हैं सर ये काम तो सही है, कर देना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री भी अपने घर से तो काम करता नहीं है, पब्लिक फंड से करता है। तो राजा की मर्जी है, तो राजा की मर्जी को भगवान बदल देते हैं। और ये मैंने कई बार प्रयोग करके देखा। ये रेलवे स्टेशन के पास एक डबल फाटक होता था, वहाँ बड़ी दिक्कत होती थी, ट्रेनें खड़ी हो जाती थी, लोगों का आना जाना, और उस तरफ 15-20 कॉलोनी और कई गांव। वो एक बुजुर्ग ने मेरे को बहुत ही कड़े शब्दों में कहा कि भाई आप किसी काम के नहीं हो, देखो ये समस्या क्यों नहीं करते।
तो मैंने उस मुद्दे को इन हालातों में उठाया था कि वहाँ के जो लोग हैं वो बोला भाई साहब इसका कुछ नहीं हो सकता, और ये तो बहुत वर्षों पुरानी समस्या है, और रेलवे का महकमा है और यहाँ के जो 6 बार मंत्री बन चुके वो भी इस मुद्दे को उठाने से मना करते हैं, कहते हैं भाई ये होना तो हाथ नहीं। तो मैंने कहा भाई दिक्कत तो है ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो बोले जी होना चाहिए पर होगा नहीं। ऐसे समय में हमने उस बात को उठाया, हमने कहा भाई दिक्कत तो पा ही रहे हो, शुरुआत तो कर देते हैं। और वो शुरुआत हुई, 1 रुपया हमने इकट्ठा किया नहीं। लोगों ने बारंबार चंदा देने की कोशिश करी, हमने 1 रुपया लिया नहीं। लोगों ने हमारी बात पे विश्वास किया, मीटिंगें करी, 20,000 सिग्नेचर किए, रेल मंत्री से मिले, डिप्टी कमिश्नर से मिले, जीएम रेलवे से मिले, और आखिरी में बात आई कि रेलवे तो तैयार हो गई। रेलवे ने कहा कि भाई 60% हिस्सा हमारी बाउंड्री में पड़ता है इस अंडरपास का, अगर ये बनता है तो 60% ज़मीन हमारी है, लेकिन 40% ज़मीन हरियाणा सरकार की है। तो जब तक हरियाणा सरकार भी हमारे साथ तैयार नहीं होगी तब तक ये अंडरपास बन नहीं सकता। अगर हमारी ज़मीन में होता तो हम बना देते। तो हमने उनसे रिटर्न में लिया और मुख्यमंत्री जी के सामने वो बात रखी। और एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर मुख्यमंत्री के यहाँ कोई भी मांग चलती है तो वो फाइलों में घूमते घूमते 6 महीने में मंजूर होती है। और हुआ क्या, क्योंकि उस पर सारा हमने मेहनत की थी, जनता की एक मांग थी। तो मैंने और डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये कहा था कि 2 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा, मुख्यमंत्री के सामने फालतू कोई बात नहीं कर। मैंने कहा जी 2 ही मिनट बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी बोले, यही पीछे जो खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे ये आए थे 28 मई 2015 को यहाँ रेवाड़ी में अभिनंदन रैली करने। पहली बार मुख्यमंत्री बने थे ना, तो हर जगह अभिनंदन करने के लिए रेवाड़ी आए थे। तो मैंने इनको कहा मुख्यमंत्री जी को कि सर आप राजा की कुर्सी पे बैठे हो, कभी कभी आपका मन ये नहीं करता कि मेरे हाथ से ऐसा कोई काम हो जाए कि जो जनता के जो है ना दिल जीत लिए जाएं, उनकी आत्मा आशीष दे। बोले कहना क्या चाहते हैं? मगर सर ये वही काम है, आपके पास तो सीआईडी है, इंटेलिजेंस है, आपकी राज पार्टी के लोग हैं, आप पता कर लीजिए अगर मैं नेतागिरी कर रहा हूं तो। और उन्होंने किसी से पूछने की जरूरत नहीं समझी। उसके पीछे जो सीनियर आईएएस अफसर ओएसडी खड़े थे वो बोले सर इनकी मांग जेन्युइन है और ये 60% पैसा तो रेलवे ने देना है और ये इनके पास लेटर है, अपन कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री ने फिर पूछा हम कर सकते हैं? ओएसडी साहब ने मैं इस बात को कह रहा हूं कि कैसे भगवान प्रवेश करते हैं। ओएसडी साहब ने ऊंची आवाज में कहा सर ये काम जेन्युइन है और अपन कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में। मुख्यमंत्री ने कहा अनाज मंडी पहुंचो, मैं वहां घोषणा करता हूं। और पहली मांग बगैर किसी एजेंडा के, बगैर किसी लंबी प्रक्रिया के, बगैर किसी जांच परख के उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में डबल फाटक अंडरपास की एक मांग है, लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च आएगा, रेलवे चाहे जितना दे, अगर उसमें और भी कोई कमी होगी तो हमारी सरकार इसको बनाएगी। रेवाड़ी के लोगों को विश्वास नहीं हुआ था, रेवाड़ी के लोगों को विश्वास नहीं हुआ था कि नेता है ऐसे ही बोल रहे होंगे। हमने भी ये कहा था कि भाई ठीक है बजट आने दो। बजट आया, बनना शुरू हुआ, और बनने के बाद जिस दिन उद्घाटन नहीं हो गया हमने लोगों को ये नहीं कहा कि भाई ये काम पूरा हो गया। आज पूरा शहर, पूरा इलाका कहता है कि भाई आपने बहुत बड़ा काम किया, मैंने नहीं किया। अगर मैं कर सकता तो मैं अभी घोषणा कर दूं कि भाई छठ पूजा सेवा समिति के लिए घाट बनना चाहिए। मेरे तो दिल में है, कौन सी गलत बात है? मेरे दिल में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन काम वही होता है जब जनता जनार्दन जिसके पीछे जुड़ जाए, जनहित में हो, और उसको अगर नहीं हो रहा हो काम, उसको बारंबार तरीके से रखा जाए तो लोकतंत्र में सरकार जो है झुकती है। अभी पीछे हमने जनवरी 2026 से एक अभियान शुरू किया अपनी लोक सेवा मंच संस्था की तरफ से, मेगा मिशन जनसंपर्क अभियान। मेगा मिशन का मतलब बड़ा लक्ष्य। तो बड़ा लक्ष्य क्या मतलब? हमने कहा कि हम वो काम करेंगे, बड़ा काम वो होगा जिसको और कोई करने से डरते हैं, लेकिन जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो कौन सा काम होगा? तो सबसे पहला काम हमने चुना कि बुजुर्गों को सम्मान दिलाना है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, उनके जो भी हक हो सकते हैं उनकी ज़िंदगी को सुरक्षित रखने के, वो हम काम करेंगे। और 1 जनवरी को 2026 में हमने मीटिंग रखी थी यहाँ बाबा फरीद
वृद्धाश्रम में, उसमें। और वो बातें हमने रखी थी, थोड़े शब्दों में बताऊं कि हमने कहा सीनियर सिटीजन के लिए एक हेल्पलाइन चलनी चाहिए। दुनिया भर की हेल्पलाइन सरकार ने 60-70 हेल्पलाइन चला रखी है। 112 नंबर, 100, फायर ब्रिगेड की, चाइल्ड हेल्पलाइन, वुमेन हेल्पलाइन, हाईवे पे पेट्रोल खत्म हो जाए तो 1033 घुमाओ, इतनी सारी हेल्पलाइन है। बुजुर्ग जो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट है नागरिक, और उसी को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है, क्योंकि बुजुर्ग होते होते उसकी इनकम घट जाती है, स्वास्थ्य जवाब देने लगता है, और छोटे छोटे परिवार रह गए, कोई परिवारजन उसके साथ मान लो नहीं होता है, सबसे ज्यादा तो उसको इमरजेंसी हो सकती है, उसके लिए कोई हेल्पलाइन नहीं। हमने कहा सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन चलनी चाहिए। नंबर 2, उनका मेडिकल का जितना भी खर्चा है वो सरकार को उठाना चाहिए। नंबर 3, उनके लिए सीनियर सिटीजन प्रोटोकॉल लागू होना चाहिए। किसी ऑफिस में, सरकारी हो प्राइवेट हो, या किसी कोर्ट में किसी सीनियर सिटीजन का कोई केस, कोई फाइल, तो उसका सबसे पहले निपटारा होना चाहिए, और अफसर खड़ा होकर के उसको चेयर प्रदान करेगा और उसका जितना जल्दी हो सके काम करेगा। हमने रखा कि भाई 70% उनको बस, ट्रेन और एरोप्लेन के किरायों में छूट मिलनी चाहिए। कोरोना से पहले वो 50% होती थी, और सरकार ने कहा भाई योगदान दो, तो उन्होंने भी दे दिया। अब सबकी तो सुविधाएं बहाल हो गई, क्योंकि उनकी बेचारों की क्षमता नहीं लड़ने की, उनका 1 रुपया भी अब कंसेशन नहीं मिलता है। हमने सरकार के सामने मांग रखी है कि इनको 70% रेल में, बस में और एयर टिकट में मिलना चाहिए। ऐसी कई बातें हमने उनकी रखी है। युवाओं की हमने रखी है कि युवाओं के लिए सबसे पहले तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे, जॉब कैलेंडर जारी करे। हरियाणा के युवाओं को, देश के युवाओं को यही नहीं पता कि वैकेंसी कब निकलेगी। ठीक है, चुनाव नज़दीक आते हैं, जब नेताजी थोड़ा सा झांसे में डालने के लिए थोड़ी वैकेंसियां निकाल देते हैं, तो 4-4 साल तक वेट करते हैं, जब 5वां साल नज़दीक आता है तब वैकेंसी निकलती है। हमने कहा ये सिस्टम ठीक नहीं है, जॉब कैलेंडर बनाओ, इस महीने में ये वैकेंसी भरी जाएगी, इस महीने में ये भरी जाएगी, इतने टाइम में रिटर्न हो जाएगा, इतने टाइम में ज्वाइनिंग हो जाएगी। दूसरी बात, कि सबको रोजगार सरकार नहीं दे पाएगी, खुद सरकार बोलती है कि हम नहीं दे पाएंगे सरकारी रोजगार, कुछ अपना काम करो। तो हम कहते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, अब पूंजी तो वो जो है अपने माँ बाप से मांगेंगे, और कितने माँ बापों की ये गुंजाइश है। आजकल छोटे छोटा कोई धंधा करो 20 लाख रुपए चाहिए, और कोई बच्चा बीटेक, एमटेक, आईआईटी से करके आ गया और एमबीबीएस करके अगर अपना हॉस्पिटल खोलना चाहता है तो 20 करोड़ तक की लागत आती है। कोई कंपनी खोलना चाहता है, टैलेंटेड बच्चा है, आप सोचो वो कंपनी खोले और वो कितने सैकड़ों बच्चों को रोजगार देगा, लेकिन पूंजी नहीं है, फिर वो नौकरी करता है। तो टैलेंट ऐसे दम तोड़ रहा है। हमने कहा कि युवाओं को 20 लाख से 20 करोड़ तक का 5% इंटरेस्ट के साथ, 20% सब्सिडी के साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए लोन दो। नीरव मोदी करोड़ों रुपए खा के भाग जाता है, पंजाब नेशनल बैंक के 1100 करोड़ रुपए जीम के चले गए, कितने कॉमनवेल्थ घोटाले हो गए, दुनिया भर के 1 रुपए की रिकवरी नहीं। अगर ये 1100 करोड़ रुपया नौजवानों को 20-20 लाख में देते तो कितने हजार युवाओं को स्वरोजगार करने का मौका मिलता, और वो अपने परिवारों को पालते, और भी 5-7 को अपने उसमें रोजगार देते। और कभी खाते नहीं है, अगर सही को लोन दिया जाता है वो खाता नहीं है, जब गलत को लोन दिया जाता है तब वो पैसे खाता है। ये बात हमने उठाई। फिर हमने ये कहा कि आप लोन भी सबको नहीं दे पाओगे, तो जो बच जाए उनको जॉबलेस क्लेम दो, 20,000 रुपया पर मंथ, जैसे अमेरिका में मिलता है। क्योंकि नौजवान पढ़ लिख गया, अब गुजारे के लिए तो उसको पैसा तो खर्चा तो चाहिए ना, तो 20,000 रुपया पर मंथ जब तक उसको सरकार रोजगार ना दे या आप लोन भी ना दे सके, तो फिर उसको 20,000 रुपया जॉबलेस क्लेम दो। और जब तक पहला रोजगार नहीं मिल जाता, कोई भी एप्लीकेशन फीस किसी नौजवान से नहीं ली जानी चाहिए, चाहे वो जितने फार्म भरे। और इंटरव्यू या रिटर्न एग्जाम देने जाए तो उसका बस में, ट्रेन में और एरोप्लेन का, अगर दूर कोई स्टेशन है तो उसका किराया कॉल लेटर में ही मेंशन होना चाहिए कि माफ है। और उसका फ्री मेडिकल चेकअप साल में 2 बार, और मेडिकल ट्रीटमेंट
वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। और इनकम लेस ग्रुप जो भी हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे नौजवान हैं, और सीनियर सिटीजन की तो हमने सीधी मांग करी है, इनका फ्री मेडिकल होना चाहिए इस देश में। तो ये बातें हमने रखी। और तीसरी बात हमने महिलाओं की उठाई कि महिलाएं जो है ना, आधी आबादी है। आप सब जानते हैं कि हमारे देश की, समाज की आधी आबादी है, और नेता बड़े अच्छे भाषण देते हैं कि महिलाओं तुम मातृ शक्ति हो, तुम सब दुर्गा का रूप हो, और आधी आबादी महिलाएं। आपने देखा होगा कि 33% का उनको रिजर्वेशन पार्लियामेंट में पास किया गया, और कब देंगे? 2029 में। 2029 की डेट रख दी गई। क्या भरोसा है जब 2029 आएगी, जब वो बोलेंगे 2031 में देंगे, और 2031 आएगी 2047 में देंगे। हम ये कह रहे हैं, जब आप खुद बोल रहे हो कि आधी आबादी है, तो आधी आबादी का मतलब 50%, तो रिजर्वेशन कितना मिलना चाहिए? 50%। 50%। ये तो अपन जेंट्स बैठे हैं, ये क्यों जरूरी है देना? देखो,